हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। इंडियन इकोनॉमी के हम देख रहे थे नेशनल इनकम। मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक वर्ष वित्तीय वर्ष के अंदर भारत देश के अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, उसका कुल मूल्य क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत देश के अंदर सबसे पहले नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की थी 1868 के अंदर की थी। किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने की थी। किसने की थी साथियों? दादा भाई नेरोजी ने की थी 1868 में नेशनल इनकम की गणना। बात करें तब उन्होंने पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कितनी बताई थी उन्होंने? 20 रुपए वार्षिक बताई थी। ध्यान रखना है साथियों, कितनी बताई थी? 20 रुपए वार्षिक उन्होंने क्या बताई थी? आय बताई थी। और पूरे भारत देश की वार्षिक आय कितनी बताई थी? भारत की जो वार्षिक आय थी, एनुअल इनकम थी जो भारत की, वो थी 340 करोड़ रुपए। इसके बाद क्या हुआ फिर साथियों? भारत के अंदर नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई, राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1949 के अंदर बनाई गई थी। बाद में उसी की सिफारिश पर क्या हुआ था, भारत देश के अंदर सीएसओ की स्थापना की गई। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। सीएसओ डे कब बनाया जाता है? 29 जून को हर साल क्या बनाया जाता है? सीएसओ डे बनाया जाता है। सीएसओ ही क्या करता है भारत देश के अंदर? क्या करता था? जीडीपी की जो कैलकुलेशन है वो करता था हर 3-3 महीने के बाद। जो जीडीपी की कैलकुलेशन होती है, ध्यान रखना साथियों, वो क्वार्टरली होती है। हर 3-3 महीने के बाद जीडीपी कैलकुलेशन होती है। और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है एनुअली, साल में एक बार करता है। अगर बात करें वर्तमान में नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कौन करता है, तो वर्तमान में नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए बना दिया गया है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ध्यान रखना साथियों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है एनएसओ। वर्तमान में एनएसएसओ प्लस सीएसओ, इन दोनों को मिलाकर एक नया बना दिया गया है जिसका नाम क्या है? एनएसओ है। ध्यान रखना साथियों, एनएसएसओ प्लस सीएसओ, इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है जिसका नाम क्या है? एनएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है इसका। ध्यान रखना, इसका नाम चेंज कब किया था? इसका नाम चेंज किया था मई 2019 में। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ के द्वारा की जाती है। याद हो जाएगा साथियों, याद रखना ये चीज। और सीएसओ डे 29 जून को बनाया जाता है पीसी महालुबोनिस के जन्मदिन की याद में। उनका जन्मदिन होता है इस दिन, इसीलिए 29 जून को बनाया जाता है, सीएसओ डे बनाया जाता है। याद हो जाएगा आपको यहां तक। उसके बाद हमने देखा था गणना, जो मेथड की जो मेथड है, जो कैलकुलेशन का मेथड है, वो 4 तरीकों से किया जाता है। 4 तरीके आपको ध्यान रखने हैं: जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। इन 4 तरीकों से कैलकुलेशन का गणना की जाती है नेशनल इनकम की। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये फुल फॉर्म अपने याद रखनी है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी को कहा जाता है शुद्ध घरेलू
उत्पाद। जीएनपी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और एनएनपी होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये फुल फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, और इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहे आप याद कर सकते हो इनको। कोशिश करो इंग्लिश में करने की, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद में किसे कहते हैं, या शुद्ध घरेलू उत्पाद में किस चीज को घटाया जाता है, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किन किन चीजों को जोड़ा जाता है, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों द्वारा इनकम को कैसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये 4 तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। फुल फॉर्म फिर देख लीजिए। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध या निबल घरेलू उत्पाद। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और लास्ट होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय हमारे टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। इनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसे कहते हैं? किसी भी देश की, किसी भी देश की सीमा में, किसी भी देश की सीमा में मतलब जो उसकी बाउंड्री है, एक वर्ष के अंतराल में, एक वर्ष कौन सा? 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक वर्ष के अंतराल में वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर जो राजनीतिक सीमा होती है, पॉलिटिकल जो बाउंड्री होती है, ठीक है, उस बाउंड्री के अंदर एक साल के अंत तक, एक साल के अंदर अंदर, कौन सा एक साल? 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर अंदर या अंत तक वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? मैं लिख देता हूं, देश की सीमा में एक वर्ष के अंत तक, एक वर्ष के अंत तक, किसी भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर 1 ईयर के लास्ट एंड के अंदर, एक वर्ष के अंत तक वस्तुओं व सेवाओं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य का मतलब फाइनल प्राइस, फिनिश गुड कह दो या फाइनल प्राइस कह दो, अंतिम मूल्य ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, द्वारा देख लीजिए, हर देश की, हर कंट्री की अपनी एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री के अंदर, जैसे हमारी जो बाउंड्री है, एक तो है समुद्र की तरफ लगती है, नीचे की तरफ, जैसे आपने देखा होगा ये हमारी बाउंड्री है। ये आपने देखा होगा जो ऊपर का हिस्सा है सारा, वो हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, मालदीव, यहां पे तलीय सीमा लगाता है। ये हमारी कैसी है? जलीय सीमा है। तो कंट्री की, हर कंट्री की अपनी एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री के अंदर एक वर्ष, कौन सा एक वर्ष? ये एक वर्ष आपको फिर कह रहा हूं, याद रखना, एक वर्ष, वित्तीय वर्ष जो हमारा है, फाइनेंशियल ईयर है जो,
वित्तीय वर्ष, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। किसी भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लास्ट तक गुड्स एंड सर्विस का फाइनल प्राइस क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ये एक वर्ड आया यहां पे अंतिम मूल्य, एक वर्ड आया यहां पे अंतिम मूल्य। इसका मतलब क्या है, अंतिम मूल्य का मतलब क्या है? हमने एक टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक सेक्टर, अगर आपको याद आ रहा हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो आपने देखा था कृषि क्षेत्र के अंदर मान लीजिए हमने क्या किया था, खेती की थी, अनाज की पैदावार की थी, फसलों को उगाया था। हमने मान लो उगाया, गेहूं उगाया, अनाज उगा लिया। अब अनाज की जो प्राइस थी वो कितनी थी, मान लीजिए 20 रुपए केजी थी। क्या थी, 20 रुपए किलो क्या था, अनाज की कीमत थी। सही है। अब वो अनाज वहां से निकला और उससे आटा बना। अब गेहूं पिसाने के अंदर कोई 2-3 रुपए लग गए, मान लीजिए 2 रुपए पिसाई लग गई गेहूं की, कितना हो गया, अब 22 रुपए हो गया। सही है। अब इस 22 रुपए आटा बन गया, अब इस आटे से क्या बनेगा, बिस्किट बनेगा। उस फैक्ट्री में क्या बना, इस आटे से क्या बना, बिस्किट बना। मान लीजिए बिस्कुट बनाने में खर्चा आया, बिस्किट बनाने में 18 रुपीज का खर्चा आ गया बिस्किट बनाने में। कितने हो गए अब, 40, कितने हो गए, 40 रुपए हो गए। अब ये बाहर बिकने के लिए आता है, बिकता है, इसकी बिक्री होती है, सेलिंग होती है। इस पे मान लीजिए कवर वगैरह लगाया, इसकी प्लास्टिक से पैकिंग वगैरह करी, सब कुछ करा, और इसको बाद में बेचने के लिए आया, टैक्स वगैरह लगा इस पे अंदर, है ना, कुछ भी लगा। तो जो अंतिम मूल्य क्या है इसका, ये बिस्किट मार्केट में बिक रहा है कितने का, 50 रुपीज का मान लीजिए। तो ये 50 रुपए क्या है, उस प्रोडक्ट का, उस वस्तु का क्या है, अंतिम मूल्य है। ऐसे नहीं है कि हम 20 रुपए पे अलग बात करेंगे, कहेंगे 2 रुपए की पिसाई लगाई है, ठीक है, 18 रुपए बनाने में खर्चा लग गया, ये लग गया, वो कहेगा 50 रुपए क्या है, हमारा अंतिम मूल्य है। ये जब कोई प्रोडक्ट रॉ मेटेरियल से फिनिश गुड तक आ जाता है, फिनिश गुड पे आ जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका फाइनल प्राइस कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक मकान लिया, अब मकान बनाने के लिए क्या चाहिए, रेता चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, लेबर चाहिए, है ना, सारे चाहिए उसके लिए काम। हमें पहली चीज तो लैंड चाहिए हमें, उसके बाद हमें रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए। वो चीजें तैयार करके हमने एक मकान तैयार कर लिया, एक कोठी तैयार कर ली, एक फ्लैट तैयार कर लिया। अब उसकी कीमत थी 10 लाख रुपए, उसकी कीमत कितनी थी, 10 लाख रुपए थी। तो हमने अंतिम मूल्य क्या था उसका, 10 लाख रुपए। अब वैसे थोड़ा था कि इसमें 1000 रुपए की ईंटें लगाई जी हमने, 50,000 रुपए का ये काम किया, 20,000 रुपए की टाइलें लगाई, 1 लाख रुपए का पेंट लगाया, ऐसे तो उसका जो फिनिश जो प्राइस है उसका, वो क्या है, उसका 10 लाख रुपए। वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो किसी भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक वर्ष कौन सा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमने जो गुड्स और सर्विसेज का जो फाइनल प्राइस है, अंतिम मूल्य है, वो क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। पता चला, जीडीपी है, हमारे घर की बात हो रही है, हमारे घर के अंदर, ठीक है। अब हमारे घर की एक बाउंड्री होती है, आपने देखा होगा हमारे घर में बाउंड्री होती है, लेकिन बाउंड्री के बाहर आपने देखा होगा हमने चार दीवारी बनाई होती है। बाउंड्री के बाहर हमने क्या बनाई होती है, चार दीवारी बनाई होती है, होता है ना, जहां पे हमने कार वगैरह पार्क करते हैं, व्हीकल वगैरह पार्क करने के लिए, ठीक है, या गार्डन वगैरह बना लेते हैं बैठने वगैरह के लिए, चार दीवारी बना लेते हैं। क्या उस चार दीवारी पर हमारा हक होता है, होता है जी, हमारा ही हक होता है। उसके अंदर हम कुछ भी अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि घर की बाउंड्री तो हमारी वही है, लेकिन उसकी 1 या 2 फुट या 5 फुट तक हम चार दीवारी बना लेते हैं, होता है ना ऐसे, ताकि हम गेट वगैरह पार्किंग करनी है, गाड़ी खड़ी करनी है तो वहां खड़ी कर लेते हैं हम। तो 5 फुट तक हमारी जगह होती है ना। उसी प्रकार से ये हमारी कंट्री की बाउंड्री है। तो इसकी बाउंड्री के 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, ध्यान रखना, ये समुद्र है, आपको सभी को पता है।
पता है सभी को, यहाँ पे समुद्र है ये सारा, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, अरब सागर। यहां से मान लीजिए जो समुद्र में जो दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, ठीक है। तो इंडिया की बाउंड्री से लेकर और मान लेते हैं ये यहां तक, ये कितना बनता है, 200 नॉटिकल मील बनता है। क्या बनता है, 200 नॉटिकल मील बनता है। एक नॉटिकल मील में क्या होता है, 1.8 किलोमीटर होता है। ध्यान रखना साथियों, एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है, 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये हमारी घर की मान लीजिए क्या है, चार दीवारी है। ये हमारी घर की क्या है, मान लीजिए चार दीवारी है। तो हमारी कंट्री की बाउंड्री से लेकर और 200 नॉटिकल मील तक अगर हम कोई जहाज चला रहे हैं पानी के, कोई मछलियां पकड़ रहे हैं, कोई पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या जमीन से कोई चीज, समुद्र से कोई चीज निकाल रहे हैं, तो उस पर भी किसका हक होगा, हमारा हक होगा। मतलब वो चीजें किस में आएंगी, जीडीपी के अंदर उन्हें क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहली चीज आता है हमारी समुद्री सीमा, समुद्री सीमा 200 नॉटिकल मील तक क्या है, हमारी समुद्री सीमा में भी क्या है, हमारा हक है। पहली चीज जो हमने घरों के अंदर चीज उगाई है वो हमारी किस में आएगी, जीडीपी के अंदर आएगी। पहली चीज हमारी लिख लेते हैं यहां पे, ये कर लीजिए नोट आप, किसी भी देश की सीमा के अंदर बाउंड्री में एक वर्ष के अंत तक गुड्स एंड सर्विस का जो फाइनल प्राइस होता है दैट कॉल्ड इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। जरूरी नहीं है कि कंट्री के बाउंड्री के अंदर का ही हो, हमारी घर की जो चार दीवारी है उस पर भी हमारा हक बनता है। उस पर अगर हम कोई फल सब्जी फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, देखा होगा दुकान है हमारी, हमारी शॉप होती है, लेकिन हम शॉप के बाहर हमारा एक थड़ा भी लगा होता है, काफी 5 फुट 10 फीट का थड़ा होता है, उस पर अपनी दुकान का बाहर सामान वगैरह लगा देते हैं। कोई स्टैचू लगा दिया, कोई बर्तन का ढेर लगा दिया, ठीक है, या गाड़ी का शोरूम है तो हमने बाहर चार दीवारी पे गाड़ियां खड़ी कर दी, ठीक है, लगाते हैं ना ऐसे अपने। तो उस पर भी क्या है, हमारा हक है। अगर कोई वहां से हमारे जो छज्जा बना होता है, वो जो बना होता है ना, खड़ा बना होता है हमारा जो 5 फीट का 10 फीट का, अगर उस पर भी हम कोई बाइक खड़ी करते हैं, हमारा बाइक का शोरूम है, खिलौनों का शोरूम है, कपड़ों का शोरूम है मेरा, और वहां पर मैं अगर कपड़े की सेल लगाता हूं, तो वो जो सेल है ना वो मेरी दुकान की काउंट होगी, न कि किसी पड़ोसी की दुकान की काउंट होगी या किसी और की, क्योंकि वो जो थड़ा है वो मेरी दुकान के अंडर में ही आ रहा है। तो वहां पर भी अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई शॉपिंग करूंगा, कोई मॉल, कोई वहां पर मैं सेल लगा रहा हूं किसी चीज की, तो वो भी किसके अंडर में आएगा, उस शॉपकीपर के अंडर में आएगा। तो वही बात यहां पर है, हमारी कंट्री की जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से 200 नॉटिकल मील तक अगर हम इसके बीच में मछुआरे अगर कोई मछलियां पकड़ रहे हैं, कोई खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अंदर कुछ काम हो रहा है, वो सभी किस में आएगा, हमारी कंट्री की जीडीपी के अंदर उसे कैलकुलेट किया जाएगा। और एक नॉटिकल मील जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। और 200 नॉटिकल मील तक जो भी कुछ होगा वो हमारे अंडर में ही आएगा। बात समझ में आई आपको यहां पे चीज? तो पहली चीज तो हमारी ये हो जाएगी कि जो हमारी स्थलीय भौगोलिक सीमा है, सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, हमारी जो बाउंड्री है, जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है, मतलब ये जो बाउंड्री है हमारी, ठीक है, वहां पर अगर कोई प्रोडक्शन होती है तो वो किस में आएगी, हमारे अंडर में आएगी। दूसरी चीज, अगर समुद्रों के अंदर, समुद्री सीमा के अंदर भी अगर कुछ होता है, समुद्री सीमा मतलब 200 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा जो होती है वो भी किस में आती है, जीडीपी के अंदर ही। जरूरी नहीं है कि इसी को कैलकुलेट करेंगे, ये भी हमारी जीडीपी का ही क्या बनेगा, हिस्सा बनती है। बात करें इसके बाद तीसरी, आपने देखा होगा फ्लाइट्स वगैरह उड़ती हैं, जहाज वगैरह जैसे जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। अब मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, वो यहां से दिल्ली से उसने लैंडिंग करी और कहीं पर जाके वो टेक ऑफ करता है, ठीक है, तो वो किस में कैलकुलेट होगा, तो जितने भी घरेलू जलयान और वायुयान का जो उत्पादन है वो भी किस में होगा, हमारे भारत देश की जीडीपी में होगा। तो जितने भी घरेलू जहाज हैं, डोमेस्टिक जो शिप है और एरोप्लेन है, जहाज और हवाई जहाज, कोई जहाज है मान लीजिए, वो यहां से दिल्ली से उसने लैंड किया कोई, ठीक है, पानी से गया,
उसने जो किराया दिया था, जो पैसा दिया था, वो कहां पर दिया था? उस कंट्री के अंदर दिया था। कौन सी? जहां से वो चला है। ठीक है, तो उसका पैसा कहां पर कैलकुलेट होगा? जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होगा। तो डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स वगैरह हैं या जो शिप वगैरह हैं, इनके अंदर जो उत्पादन होता है वो कहां पर कैलकुलेट होता है? जीडीपी के अंदर उन्हें कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर इंडिया के लोग ही रहते हैं। इंडिया के अंदर अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया, पाकिस्तान, बहुत सी अनदर कंट्रीज के क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। और हर कंट्री की एक दूसरी कंट्री के अंदर क्या होता है? एक दूतावास होता है। दूतावास जिसे कहते हैं एम्बेसी होती है। ठीक है, जैसे आपने मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट मूवी के अंदर आपने देखा होगा, जो इंडियंस थे वो वहां पर कुवैत के अंदर फंस जाते हैं, उन्हें वहां पर मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो जितने भी इंडियंस होते हैं वो सारे कुवैत के अंदर, हमारी इंडियन एम्बेसी होती है, उस एम्बेसी में चले जाते हैं। रूल होता है एक एम्बेसी का कि कोई भी अनदर कंट्री की जो पुलिस है ना, अनदर कंट्री की कोई पुलिस है, वो आपकी दूसरी कंट्री की जो एम्बेसी होती है ना, उसके अंदर बिना परमिशन के एंट्री नहीं कर सकती है। तो मतलब हर कंट्री के अंदर एक एम्बेसी होती है, एक दूतावास होता है। ठीक है, अब वो वहां पर जो दूतावास, जो एम्बेसी होती है, उसका जो इंचार्ज होता है वो इंडियन होता है। जैसे मान लो अमेरिका के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, तो जो इंचार्ज है वो कौन है? इंडियन है। अब उसे जो सैलरी दे रहा है वो कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। इंडिया की जो मिनिस्ट्री होती है वो उसे क्या दे रही है? सैलरी देती है। तो जो विदेशों के अंदर जो स्थित देश के दूतावास हैं वो किस में आएंगे? जीडीपी के अंदर आएंगे। विदेशों में स्थित दूतावास जिसे कहते हैं एम्बेसी, वो भी किस में आती है? हमारी जीडीपी के अंदर क्या किया जाता है? उन्हें कैलकुलेट किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है? जीडीपी के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है। जो फॉरेन के अंदर हमारी जो इंडियन एम्बेसी होती है, उनके अंदर जो अधिकारी होते हैं वो आईएफएस लेवल के अधिकारी होते हैं। ठीक है, उन्हें जो सैलरी दी जाती है वो इंडिया की तरफ से दी जाती है, क्योंकि वो इंडिया की तरफ से वहां पर क्या किए थे? प्रमोट किए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा करंट में आते रहते हैं कि आज कनाडा के अंदर हमने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया। ठीक है, हमने आज अमेरिका के अंदर अपना एम्बेसडर नियुक्त किया। तो उसी प्रकार से अनदर कंट्रीज के एम्बेसडर भी हमारी कंट्री के अंदर क्या करते हैं? अपनी एम्बेसी खोलते हैं और एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो जो विदेशों के अंदर, फॉरेन के अंदर, जो अबॉर्ड के अंदर जो हमारी एम्बेसी है, उसको भी किस में कैलकुलेट किया जाता है? जीडीपी के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर उसके बाद, जैसे मान लीजिए हमने 22 जुलाई 2019 को हमने चंद्रयान सेकंड भेजा था, है ना। उसके बाद 5 नवंबर 2013 को हमने मंगलयान भेजा था। अब जितने भी हम हमारे भारत देश की तरफ से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, आपने देखा होगा ऊपर की तरफ हम स्पेस में सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रहों को छोड़ा जाता है, वो किस में आते हैं? उनको भी जीडीपी के अंदर क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। तो अंतरिक्ष में छोड़े गए जो उपग्रह होते हैं, स्पेस में छोड़े गए, अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह, जो सैटेलाइट होते हैं, वो भी किस में आते हैं? जो स्पेस के अंदर हम सैटेलाइट्स वगैरह जो छोड़ते हैं, भेजे जाते हैं हमारे द्वारा, वो किसके अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं? जीडीपी के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। उन्हें घरेलू सीमा के अंदर जोड़ा जाता है। तो दोबारा देख लीजिए एक बार, जीडीपी क्या होती है? हम बार बार कहते हैं, अभी सुन रहे होंगे, भारत देश की जीडीपी गिरती जा रही है, जीडीपी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक कम होती जा रही है। जीडीपी होता क्या है ये? दोबारा फिर से देख लीजिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब सारा, घरेलू का मतलब घर के अंदर उत्पादन, जो सारा घर के अंदर उत्पादन हो रहा है। घर में किन चीजों का हम प्रोडक्शन करते हैं? या तो करेंगे गुड्स की या करेंगे सर्विस, तो ही होती है, या तो होता है गुड्स या होता है सर्विस। उसके हम क्या करें? एक साल, कौन सा एक साल? इस एक साल के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस एक साल में हमने जो गुड्स एंड सर्विस का जो फाइनल प्राइस जो होता है, वो क्या कहलाता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। फाइनल प्राइस आपको जैसे फिर मैं बता देता हूं, मान लीजिए कोई समोसा है, मान लीजिए है ना, समोसा एक। अब समोसा बनाने के लिए क्या चाहिए? मसाला चाहिए और मैदा वगैरह चाहिए, तेल वगैरह भी चाहिए। वो आलू बनाता है, आलू से मसाला तैयार करता है, आटा गूंथता है, फ्राई करता है, करने के बाद हमें वो समोसा देता है। कितने रुपए का? 10 रुपए का देता है।
वो सब कुछ काम करने के बाद जो अंतिम मूल्य जो हमसे लिया गया है ना, वो क्या कहलाता है? फाइनल प्राइस कहलाता है। ध्यान रखना, वो क्या कहलाता है? 10 रुपए जो है वो क्या कहलाता है? अंतिम मूल्य कहलाता है। ऐसे नहीं हम एक एक चीजों को जोड़ेंगे। कोई भी चीज का जो फाइनल प्राइस होता है वो क्या कहलाता है? फाइनल प्राइस। वो क्या कहलाता है? जीडीपी के अंदर। ठीक है, जीडीपी के अंदर हम और किन किन चीजों को लेते हैं? पहली चीज तो आपने देख ली कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है, चाहे राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, केरला है, तमिलनाडु है, गोवा है, गुजरात है, इन सभी के अंदर क्या होता है? हर कंट्री है, हर स्टेट है, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करता ही होगा ना। फ्री तो नहीं बैठे रहते होंगे वहां के लोग। काम करना है तो कुछ पैसा चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा। अब काम क्या करेंगे? या तो कुछ उत्पादन करेंगे, या कोई सेवा करेंगे, या तो कोई चीज बेचेंगे, या कोई चीज का क्या करेंगे? फैक्ट्री लगाकर काम करेंगे। तो प्रोडक्शन तो करनी पड़ेगी और सर्विस भी करनी पड़ेगी। तो कंट्री के लोग तो कर ही रहे हैं, घर के लोग तो कर ही रहे हैं, वो तो जीडीपी के अंदर आएगा ही आएगा। लेकिन इसके अलावा हमारी जो कंट्री की बाउंड्री है, उस कंट्री की बाउंड्री में ऊपर की तरफ तो आपने देखा होगा हमारे क्या है? कंट्रीज हैं, जो हमारी क्या है? स्थलीय सीमा है, जहां पर कंट्रीज के साथ हमारी बाउंड्री टच करती है। तो उनको तो कैलकुलेट करना नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान आ गया, इधर हमारा सिक्किम में चाइना आ गया, भूटान आ गया, तो इनके ऊपर तो है ही नहीं, सब कंट्रीज हैं। नीचे की तरफ हमारी समुद्र की तरफ भी कोई सीमा लगती है, सी की तरफ। तो कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो समुद्र की बात करें तो समुद्रों पे भी हमारा हक होता है। कितना हक है? हमारी कंट्री की बाउंड्री से 200 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में कितने होते हैं? 1.8 किलोमीटर होता है। तो 200 नॉटिकल मील तक अगर कोई मछुआरे हैं, या कोई हम तेल निकाल रहे हैं, कि जमीन से कोई खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, या नमक वगैरह निकाल, कुछ भी मतलब कर रहे हैं हम, समुद्र से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उस 200 नॉटिकल मील तक अगर कुछ भी हो रहा है, तो वो सारा हिस्सा किस में काउंट किया जाएगा? उस कंट्री की जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आता है घरेलू जहाज, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, जो शिप होती हैं, इनके अंदर भी कोई, जैसे मान लीजिए एक हीरो से भरा, मतलब यानी कि डायमंड से भरा हुआ एक जो जहाज था, वो हमने यहां से छोड़ा और कहां चला गया? मान लीजिए अमेरिका चला गया। तो उसमें जो उत्पादन है, वो जो जीडीपी, वो किस में कैलकुलेट होगा? जीडीपी के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आता है फॉरेन्स के अंदर जो हमारी एम्बेसी होती है, उन पर जो सैलरी दी जाती है उन पर्संस को, वो किस में कैलकुलेट की जाती है? जीडीपी में कैलकुलेट की जाती है। और हम स्पेस में जो सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, जो आपने देखा होगा उपग्रह छोड़ते हैं हम, चंद्रयान अभी सेकंड भेजा हमने, अभी इसरो ने कहा है कि हम चंद्रयान थर्ड भी भेजेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मंगल है हमने भेजा था, आर्यभट्ट भेजा था, ठीक है, और भी हम काफी सारे जो सैटेलाइट से भेजते रहते हैं। तो ये चीजें किस में कैलकुलेट होती है? ये चीजें होती है उस कंट्री की जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होती है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप, या पढ़ाया होगा तो आपको यही पढ़ाया होगा कि कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही क्या होता है? जीडीपी कैलकुलेट होती है। लेकिन नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। बहुत आपको देगा, ऑप्शन देगा 4, इनमें से कौन सी चीज जीडीपी के अंदर कैलकुलेट की जा सकती है, या कौन सी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होती है। तो आप देख लेना, किसका संबंध देश से होता है, या जो कंट्री की बाउंड्री से रिलेटेड है, या देश के समुद्री सीमा से रिलेटेड है, वो क्या होगी? जीडीपी के अंदर कैलकुलेट की जाती है। अब ये नॉर्मल सी बात है। अगर किसी कंट्री के अंदर डिमांड ज्यादा होगी, किसी कंट्री के अंदर वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी, अगर डिमांड ज्यादा होगी, तो उत्पादन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। उत्पादन अगर ज्यादा होगा तो देश के पास पैसा भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और वही देश के अंदर जीडीपी भी क्या होगी? ग्रोथ करेगी। अगर सोच के देखिए, उत्पादन अगर नहीं होगा, उत्पादन क्यों नहीं होगा? अगर हम डिमांड करेंगे ही नहीं चीजों की, क्या प्रोडक्शन होगी? प्रोडक्शन नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, और सप्लाई नहीं होने से जीडीपी का जो उत्पादन है भारत देश के अंदर, उत्पादन क्या होता रहेगा? कम होगा। अगर उत्पादन कम होता रहेगा तो हमारे देश की जीडीपी भी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। इसका हाल ही फिलहाल आप एग्जांपल देख रहे हो, जो कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, हमारे कंट्रीज के जो लोग थे उन्होंने अपनी डिमांड क्या कर ली? कम कर ली। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन कहीं जा नहीं सकते थे, तो ट्रेनें हो गई, जो गाड़ियां हो गई, बाइक हो गई, साइकिल हो गई, इनकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को घरों में रहने की फाउंडेशन की गई थी लॉकडाउन के अंदर, आप कहीं जा नहीं सकते। अब हम कहीं आएंगे और जाएंगे ही नहीं, तो क्या हम गाड़ियां खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। अब गाड़ियां खरीदेंगे नहीं तो कंपनी वाले भी प्रोडक्शन क्या करेंगे? उत्पादन क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। उत्पादन कम होगा तो जीडीपी भी क्या होती रहेगी हमारी, कम। समुद्री सीमा, जहाज वगैरह, अगर कोई बाउंडेशन लगी हुई है, कोरोना काल के अंदर हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं, उत्पादन ही नहीं हो रहा है, मछली की कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई, ठीक है, जो फिश वगैरह लेते हैं साउथ के जो यहाँ के लोग हैं, अगर वो डिमांड ही नहीं करेंगे तो क्या वो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो क्या पैसा आएगा, नहीं आएगा। फ्लाइट्स आपने देखा होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, शिप वगैरह हमने जो डोमेस्टिक थी सब क्या कर दी, हमने बंद कर दी थी, कि न तो कोई विदेश, मतलब अगर मेजर तौर पर बात करें तो ऐसे तो थोड़ा वो चल रहा था, ठीक है, जो अगर मेन सोर्स की बात करें जो बड़े लेवल पर, तो जो शिप थी, जो एरोप्लेन थे, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह थी, उड़ नहीं रही थी, जा नहीं रही थी, न वहां से लेकर आ रही थी, तो जीडीपी क्या होगी, कम हो जाएगी। विदेश में हमारी जो एम्बेसी है, ठीक है, वो चल रही थी, ठीक है, जो वहां के इंडियंस लोग फंस गए थे तो वहां पे एम्बेसी में चले गए, कुछ इंडियंस आ भी गए थे फ्लाइट के द्वारा अपनी कंट्री के अंदर, जो वहां पर अपना सेफ महसूस नहीं कर रहे थे, ठीक है। अंतरिक्ष में छोड़े गए सैटेलाइट्स, अगर ऐसा कोरोना काल चल रहा है, देश की ऐसी हालात हैं, तो हम कोई सैटेलाइट भी नहीं, मतलब अगर देश के अंदर कुछ प्रोडक्शन और सर्विस होगी ही नहीं तो जीडीपी कहां से ग्रोथ करेगी, जीडीपी क्या हो जाएगी, गिरने लग जाएगी। समझ में आया आपको ये जीडीपी होता क्या है। इन चीजों को याद रखना कि जीडीपी के अंदर हमारी इंडियन एम्बेसी जो है उनको भी कैलकुलेट किया जाता है, समुद्री जो हमारी जो बाउंड्री है 200 नॉटिकल मील तक, इसे भी क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान रखना है साथियों। समझ में आया आपको जीडीपी क्या होता है। नेक्स्ट बात करेंगे जीडीपी के बाद, नंबर आता है सेकंड, जीएनपी, ग्रॉस, सॉरी, एनडीपी। सेकंड आता है हमारा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध या निबल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर मैं, एनडीपी होता क्या है, अगर मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन, मतलब जिसे कहते हैं मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनडीपी आ जाएगा। अब ये होता क्या है डेप्रिसिएशन, एनडीपी, देखो इससे पहले हमने पढ़ा जीडीपी। मान लीजिए मेरी एक कपड़े की मिल है, कपड़े की एक फैक्ट्री है, ठीक है, कपड़े की एक मिल है, फैक्ट्री है, वहां पर मेरे पास 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और मैंने वहां पर मशीनरी भी लगा रखी। मुझे पहली चीज बताओ कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए, चाहिए, अगर हम कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो। अब लैंड चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, हमें लेबर चाहिए काम करने के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए हमें, और कुछ पैसा भी चाहिए, ठीक है। मैंने एक लैंड ली, उसके अंदर मैंने कपड़े की मशीनरी लगा ली जो कपड़ा तैयार करती थी, ठीक है, मशीनरी लगा दी, साथ साथ मुझे लेबर की भी जरूरत पड़ गई। अब मशीनरी अगर लगाई है तो मुझे इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, तो मैंने वो भी ले लिया, मैंने कनेक्शन सारा ये। चलिए अब क्या हुआ, ये सारा काम मैंने लगा लिया, खर्चा लगा लिया मैंने, और मैंने एक साल के अंदर, कौन सा एक साल, 8 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में मैंने 10 लाख रुपए का कपड़ा क्या कर दिया, मैंने तैयार कर दिया। कितने का तैयार कर दिया मैंने, तो मेरी जीडीपी कितनी हो गई, 10 लाख रुपीस। ले रही चीज, जीडीपी कितनी होगी मेरी, 10 लाख रुपीस। क्या पैसा आए ही होगा एक साल तक। सुनिए ध्यान से, डेप्रिशिएट क्या होता है, क्या एक साल के अंदर मैंने कोई बिजली का बिल नहीं दिया होगा, अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगाई हुई है, वहां पर मशीनरी चल रही है, तो बिजली का बिल दिया होगा,
अपने एम्प्लॉइज जो मेरे पास 100 आदमी मजदूर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या उनकी सैलरी दी होगी मैंने 1 साल तक? तीसरी मेन चीज, 1 साल तक मान लीजिए मैंने वो मशीन यूज करी, जो मशीन थी मैंने लगाई थी, जो कपड़ा बुन रही थी, कपड़े की कढ़ाई वगैरह कर रही थी, ठीक है, वो मशीन मैं मार्केट से लेके आया था मान लीजिए 20 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की मान लीजिए मशीन लेके आया। अब क्या वो 1 साल तक मशीन की मैंने मेंटेनेंस नहीं करवाई होगी, उसका रख रखाव नहीं करवाया होगा? करवाया होगा ना कुछ तो मैंने, मेंटेनेंस करी होगी उसकी, उसकी मरम्मत करवाई होगी मैंने, उसकी सर्विस करवाई होगी मैंने। तो उसकी जो मशीन है वो 1 लाख रुपए की मैंने ली थी और 1 साल मैंने उसको यूज कर लिया, क्या 1 साल बाद भी उस मशीन की कीमत 1 लाख रुपए रहेगी? आप कहोगे सर नहीं। मान लीजिए मैं नई गाड़ी लेके आया 10 लाख रुपए की, 5 साल तक मैंने उस गाड़ी को यूज किया, क्या 5 साल बाद भी उस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए रहेगी? आपको से 5 लाख, 5 साल तक आपने यूज किया है उसको गाड़ी को, तो उसका कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस गया होगा, उस पर रख रखाव किया होगा आपने, सर्विस करवाई होगी उसकी, तो उसकी जो प्राइस में कुछ कमी आई होगी। मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, 5 साल बाद मैंने कहा इसको मैंने बेचना है, बेचने पर मैंने को पता चला कि वो गाड़ी मेरी बिक रही है कितने की? 6 लाख रुपए की। कितने की बिक रही है? 6 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए का मुझे क्या हुआ है, उस प्राइस के अंदर क्या हुई है? कमी आई है। तो डेप्रिशिएट वही चीज होती है कि 1 साल के अंदर जो आपने 1 साल के अंदर प्रोडक्शन करी है, उसके अंदर कुछ खर्चे लगे होंगे, सैलरी दी होगी, एम्प्लॉइज की बिजली का बिल दिया होगा आपने, रेंट दिया होगा, मशीनरी जो आपने लगाई थी उसकी मेंटेनेंस करने के लिए, रख रखाव के लिए आपने सर्विस कराई होगी, तो उसके प्राइस में भी क्या आई है? कमी आई है। मान लीजिए वो सारी कमी जो आई थी, वो डेप्रिशिएशन हमारा कितना आया था? वो डेप्रिशिएशन आया मान लीजिए 4 लाख रुपए का। हाँ, 3-3 महीने बाद मैंने मशीन की क्या करवाई? मेंटेनेंस करवाई, सर्विस करवाई, कोई पार्ट्स खराब हो गया तो मैंने पार्ट्स नया डलवाया, ठीक है, उसके अंदर सर्विस करवाई टाइम टू टाइम, ताकि वो मुझे बेटर सर्विस दे सके। गाड़ी अगर मैंने नई गाड़ी ली तो 1 साल के अंदर मैंने उसकी 3 महीने बाद या किलोमीटर के हिसाब से मैंने क्या करवाई? सर्विस करवाई, उसकी करवानी ही पड़ती है। अगर नहीं करवाओगे तो गाड़ी हमारी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो सर्विस जरूरी है। तो सर्विस करवाई तो खर्चा लगा, मान लीजिए वो खर्चा कितना लगा? 4 लाख रुपए का। अब ये जो खर्चा लगा है वो जीडीपी के अंदर जुड़ता है या माइनस होगा? बताइए, जीडीपी के अंदर जुड़ेगा या माइनस होगा? नॉर्मल सी बात है, माइनस होगा। तो जीडीपी मेरा कितनी थी? 10 लाख रुपए थी। 1 साल में जो मैंने प्रोडक्शन किया, 4 लाख रुपए क्या होगी? उसके प्राइस में कमी आ गई। उसके प्राइस में क्या आ गई? 4 लाख रुपए उसके प्राइस में कमी आ गई। आ गई तो 10 में से 4 लाख अगर माइनस करेंगे तो कितना बचा? 6 लाख। ये मेरा क्या कहलाता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे फादर वगैरह होते हैं, जैसे शॉप पे बैठते हैं, बिजनेस वगैरह होता है उनका, तो वो अपने पास ना पेपर बोर्ड रखते हैं, पेपर बोर्ड रखते हैं जैसे, उस पे पूरे दिन का हिसाब लिखते हैं कि हमने पूरे दिन के अंदर हमने ये किया, ये काम किया हमने, ठीक है, पूरे दिन के अंदर हमने जैसे यहाँ पे लिखा 500 रुपए की मैंने ये चीज बेची, 200 रुपए का चार्जर दिया, 100 रुपए का रिचार्ज किया, 200 रुपए का ये किया। यहाँ पे वो पैसा लिखते हैं जो पैसा हमारे पास आया था। फिर एक यहाँ पे लाइन लगा के लिखते हैं कि पूरे दिन में खर्चा कितना किया। मान लीजिए 50 रुपए चाय पे खर्चा लग गया, ठीक है, 1000 रुपए का मान लीजिए बिजली का बिल दे दिया, ठीक है, 100 रुपए का हमने पेट्रोल भरवा लिया, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे खर्चे भी लिखते रहते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको मैं। लास्ट में हम हिसाब लगाते हैं कि पूरे दिन के अंदर मान लीजिए 5000 रुपए की इनकम हो गई और पूरे दिन के अंदर 3000 रुपए का क्या हो गया? खर्चा हो गया, ठीक है, बिजली का बिल वगैरह था, कोई सैलरी दी है किसी को, कोई भी है। 5000 रुपए तो हमारी क्या हो गया? इनकम हुई। और 3000 रुपए हमारा क्या हो गया? खर्चा। कोई रेंट भी देना पड़ता है कि पर डे का हमारा इतना रेंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ खर्चा लगता होगा, एम्प्लॉइज काम करते हैं, ठीक है। जो 5000 में 3000 घटाएंगे तो कितना बचा हमारे पास? 2000 रुपए हमारे गले में पड़े होते हैं, हमारी जो रोकड़ पोती बची होती है, ठीक है। तो यही वही है, जीडीपी क्या है कि 1 साल में हमने जितना प्रोडक्शन किया, अब 1 साल में प्रोडक्शन करते रहेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो खर्चा लगेगा। वो खर्चा, वो गिसावट, जो कमी, वो क्या कहलाती है? डेप्रिशिएट, मूल्य ह्रास कहलाती है। और जीडीपी में से अगर हम डेप्रिशिएट, मूल्य ह्रास, जो हमारी गिसावट है, जो कमी है मूल्य के अंदर, प्राइस में जो कमी आई है, उसे अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनडीपी,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध या निबल घरेलू उत्पाद आ जाता है। बात समझ में आई आपको ये चीज? अभी हमने पढ़ा आज की क्लास में जीडीपी और एनडीपी। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि एनडीपी क्या होता है, मतलब शुद्ध या निबल घरेलू उत्पाद क्या होता है। नीचे आपको ऑप्शन देगा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास जोड़ दिया जाता है, या शुद्ध घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाता है। ऐसे आपके सामने क्वेश्चन देगा। तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाए या घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाता है। क्योंकि खर्चों को तो माइनस करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि एक चीज थोड़ा सा माइंड लगा के देखो कि जो हमने खर्चा किया, सोच के देखना ये बात। मान लीजिए मैंने खर्चा किया गाड़ी थी, मैंने 10 लाख रुपए की मैंने गाड़ी ली गाड़ी। अब मैं वो गाड़ी 10 लाख रुपए की लेकर आ गया और 3 महीने बाद मैंने उसकी क्या कराई? सर्विस करवाई। सर्विस कराने के लिए मैं उसके सर्विस सेंटर पर गया और कहा कि ये मेरी गाड़ी सर्विस कर दीजिए। उसने मेरी गाड़ी प्रॉपर रूप से सर्विस कर दी है सारी, और मुझसे 3,000 रुपए का मुझे क्या करा? चार्ज किया। मान लीजिए कर लिया 3,000 रुपए का चार्ज। अब वो 3,000 रुपए मेरे लिए तो खर्चा था, लेकिन उस सर्विस वाले के लिए वो 3,000 रुपए क्या थी साथियों? इनकम थी। वो 3,000 रुपए उसके लिए क्या थी? वो सर्विस के बदले में उसकी क्या थी? इनकम थी। तो सोच के देखो, क्या एक ही पैसे को हम दो जगह पर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अपनी इनकम से उस 3,000 रुपए को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और वो सर्विस वाला, वो जो मैकेनिक था, वो अपने 3,000 रुपए अपने सर्विस के अंदर जोड़ देगा कि मैंने आज पूरे दिन के अंदर प्रोडक्शन तो नहीं किया, लेकिन सर्विस के द्वारा मैंने क्या करी? इनकम अर्न की। याद आ रहा है? सर्विस जो मैकेनिकल है, जो पार्लर है, जो स्टूडियो है, जो बैंक है, जो रेस्टोरेंट है, होटल्स है, ये सभी क्या आते हैं? सर्विस के अंदर आते हैं। उनके पास भी तो पैसा आता है ना वो। तो इसीलिए मैंने अपने 3,000 रुपए अपनी 10 लाख में से क्या कर दिए? माइनस कर दिए। और वो अपनी इनकम में 3,000 रुपए को जोड़ देगा, क्योंकि हमारा जो खर्चा किया हुआ है वो किसी ना किसी की क्या है? इनकम है। ठीक है? इसीलिए हमने क्या किया? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया? मैंने माइनस कर दिया। और डेप्रिसिएशन ध्यान रखना क्या होती है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि मूल्य में जो गिरावट आती है, जो प्राइस के अंदर क्या आता है? डिक्रीमेंट होता है, वो क्या कहलाता है? मूल्यह्रास कहलाता है। मशीनरी है, कोई भी काम है, उसके अंदर कोई ना कोई तो कमी आती है, कुछ ना कुछ तो खर्चा लगता ही है। ऐसा थोड़ा ना कि कंपनी वाले 10 के 10 लाख रुपए का जो कपड़ा तैयार किया, 10 के 10 लाख घर पे लेके आएगा। उसमें से एम्प्लॉइज को सैलरी भी देगा, बिजली का बिल भी देना है, किराया भी देना है, उसके अंदर उसने मशीनरी जो सही करवाई थी वो भी देने हैं, अनदर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके वो भी देने हैं। जो एक्सपेंसेस देने के बाद उसके पास जो बचा वो क्या कहलाता है? एनडीपी कहलाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। आशा करता हूं आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। आज हमने दो चीजें पढ़ी है, जीडीपी और एनडीपी। इसको आप 2-3 बार आप देखना, चीजों को समझने की कोशिश करना। इसको हम आराम से और पढ़ेंगे आगे, हमारा और भी चैप्टर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और दिवाली आ रही है तो खूब एंजॉय कीजिए जितना हो सकता है, लेकिन अपने आप को सेफ रखिए और स्टे होम एंड स्टे सेफ। बिना काम घर से बाहर मत निकलिए। ठीक है? आपके सपनों को उड़ान भरने के लिए वे स्टडी ग्रुप तत्पर है आपके साथ, दिन रात मेहनत कर रहा है। बस आप अपना संयम बना के रखिए, अपना प्यार, अपना स्नेह हमारे साथ ऐसे ही बना के रखिए। बस अपना 1.5 GB डाटा मिलता है ना, उसे बचा के रखिए और प्रॉपर रूप से रेगुलर क्लासेस लगाइए और अपने कोशिश कीजिए नोट्स बनाने की ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ से, क्योंकि खुद की जो मेहनत की होगी ना, उसका मजा ही कुछ और है साथियों, है ना? उसका कुछ मजा ही और है। क्योंकि जब कभी सफलता की सीढ़ी में पहुंचोगे ना, तो आप कह सकते हो कि मैंने रात रात भर मेहनत की है, ये मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं।
क्योंकि आपकी मेहनत बोलेगी। ठीक है, किसी को बोल के मत करो, कुछ करके दिखाओ। ठीक है ना। थैंक यू साथियों, खुश रहें।